हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसोतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेस। और नित्या क्लासेस के ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जो लोग हमसे पहले ही जुड़े हुए हैं, हमारी क्लास स्टार्ट होने से पहले इंतजार में लगे हुए हैं, स्पेशल थैंक यू फॉर दो स्टूडेंट हुआ बहुत बढ़िया। चलिए और लोगों को भी जोड़ लीजिएगा, ये आज का सेशन और भी बेहतर होने वाला है। लास्ट की जो मैंने थ्योरेटिकल क्लास ली थी आप सभी की, उस थ्योरेटिकल क्लास में मैंने बात की थी भारत के द्वीप समूह को लेकर। किसको लेकर दोस्तों? द्वीप समूह को लेकर बात की थी। बंद कर। भारत के द्वीप समूह को लेकर मैंने बात की थी और उसके भारत के द्वीप समूह में कुछ ऐसे द्वीप रह गए थे जिनको बताना अति आवश्यक है। इसलिए मैंने आज की भी जो क्लास हमारी रहने वाली है वो भारत के द्वीप समूह को लेकर ही रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद है कि सभी लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ओके, आपस में वार्तालाप चल रहे हैं। लास्ट क्लास में हम बता चुके थे द्वीप क्या है। द्वीप आपको मैंने बताया था स्थल खंड का वह भाग, स्थल खंड का वह भाग जिसके चारों ओर पानी हो, जिसके चारों ओर पानी हो क्या कहलाता है दोस्तों? द्वीप कहलाता है। आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं एक द्वीप है जिसके चारों ओर क्या है दोस्तों? पानी है। ठीक है, चलिए आगे की स्लाइड की ओर रुख करते हैं। वो सारी चीज़ मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराता हुआ चलूंगा जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब दूसरी बात मैंने करी थी लास्ट क्लास में कि द्वीपों का निर्माण कैसे होता है। द्वीपों का निर्माण कैसे होता है ये आपको मैंने बताया था। दोस्तों, द्वीपों के निर्माण के कई तरीके हैं। आप कह सकते हो द्वीपों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से भी होता है और द्वीपों का निर्माण दो प्लेटों के आपस में टकराने। प्लेटों का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में रखी प्लेटों से लगाया जा रहा है। प्लेटों का मतलब एक ऐसे बड़े भूखंड से है जो दो बड़े भूखंड आपस में टकरा जाते हैं। उनके टकराने से जो जमीन या जगह, जो भूमि है वो धरा ऊपर की तरफ उठने लगती है, वो आपकी क्या कहलाती है? आपकी वो भूकंप द्वीप कहलाती है। ठीक है, कुछ ऐसे मूंगा जलजीव होते हैं जो मरने के बाद जिनके अस्थि पंजर जमने के कारण प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप वो कहे जाते हैं, जैसे लक्षद्वीप के द्वीप समूह। ठीक है, ये वही सारी बात मैंने लिखी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या जिक्र किया था अगले में कि ज्वालामुखी उद्गार द्वीप कैसे होते हैं, ये आपको पिक्चर दिखा रहा हूं। ये भारत का बैरन द्वीप है। कौन सा द्वीप है दोस्तों? ये भारत का बैरन द्वीप है जो मध्य अंडमान से लगभग 3 किलोमीटर पूर्वी दिशा में है। लगभग 3 किलोमीटर पूर्वी दिशा में है। ये दक्षिण एशिया का एकमात्र कैसा द्वीप है? सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। दोस्तों लाइक और शेयर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करिएगा, लोगों को और तक पहुंचाएगा कि हाँ अतुल सर नित्या क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे विजुअलाइजेशन तरीके से और बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट भी दूंगा आपको, कॉन्सेप्ट दूंगा, विद ट्रिक दूंगा और बेहतर और क्रमबद्ध तरीके से आपकी ज्योग्राफी कराई जा रही है। ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा क्यों करा रहा हूँ, ये मैंने जो पिछली क्लास में अब तक करा दिया है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप लोग एक बार सुन लीजिएगा। ओके सर, कल 10 बजे होगी क्लास या 9 बजे से होगी बताइए? अमित रायकवाल जी, क्लास 9 बजे से ही होगी। आई एम रियली सॉरी कि आज फिर एक बार लेट है। मैंने आपको बता चुका हूँ, मेरे अचानक हमारे पेट में पथरी का दर्द हुआ जिस कारणवश मैं क्लास नहीं ले पाया समय से। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम एंड यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज यू आर क्रॉस्ड योर 18 ईयर्स। आप लोग अपने जीवन के 18 साल पार कर चुके हैं, तो दूसरे की भावनाओं को समझना आप मेरे से बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आप उस एज से गुजर रहे हो जहाँ लाखों करोड़ों की तादाद में लोग आपसे मिलेंगे। ठीक है, चलिए अमित जी आ जाइएगा। चलो और लोगों को जोड़ लीजिएगा, बेहतर क्लास होने वाली है। ये आपको दिखाया जा रहा है कोरल द्वीप। कोरल द्वीप वो द्वीप होते हैं जो मूंगा जीव होते हैं, उनके मरने के बाद उनके अस्थि पंजर जमने से बनते हैं, जैसे लक्षद्वीप द्वीप समूह। दोस्तों क्लास जब भी बेहतर हो पाएगी जब और आप लोगों को ये काम दिया गया है जो काम आप ईमानदारी से करेंगे। देखिए मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं, लेकिन आप अपना काम ईमानदारी से कर लें। अगर मेरे से आप लोग 20 स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, 20 स्टूडेंट अगर 10 ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकते हैं। चलिए, मैंने कहा था द्वीप समूह। द्वीप समूह क्या होते हैं? जो छोटे छोटे द्वीप एक बड़ी संख्या में एक साथ इकट्ठे अगर कहीं दिखाई दें, जैसे लक्षद्वीप में, ठीक है, कल्पनी द्वीप है, कावर्ती द्वीप है, ठीक है, रुद्रोंत द्वीप है, आंद्रोंत द्वीप है, ये बहुत सारे द्वीप एक साथ हैं। जैसे अंडमान निकोबार में उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, छोटा अंडमान है, निकोबार द्वीप समूह है। यानी कई सारे द्वीपों का एक साथ समूह को क्या कहा जाएगा? द्वीपों का समूह कहा जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की ओर रुख करते हैं। हमने आगे क्या जिक्र किया था इसमें आपके लिए, वो क्या हो सकता है? देखिए फिर मैंने बताया था आपको कि द्वीपों का प्रकार कितने होते हैं, द्वीपों के प्रकार क्या होते हैं, ये आपको मैंने बताया था। सूर्य पत्रिका दौद होता है क्या? अच्छा हाँ, बिल्कुल आप समझ सकते होगे कैसा होता है। तो मुझे अचानक मेरे हुआ तो मुझे पता चला जब डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया कि आपकी जो स्टोन है आपकी किडनी में। चलिए, ये मैंने बताया था द्वीपों के प्रकार। द्वीप दो प्रकार के होते हैं सॉरी,
द्वीप दो प्रकार के होते हैं, एक महाद्वीपीय द्वीप होते हैं, एक महासागरीय द्वीप होते हैं। कौन से द्वीप दोस्तों? एक महाद्वीपीय द्वीप और दूसरा महासागरीय द्वीप। महाद्वीपीय द्वीप वो होते हैं जो किसी प्लेट के टकराने से आपस में बनते हैं, और महासागरीय द्वीप वो होते हैं जो आपके कहे जाते हैं ज्वालामुखी उद्गार द्वारा द्वीप कह सकते हैं। चलिए, ये जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो ये ना समझे कि मैं आपको बहुत तेजी से करा रहा हूँ, ये तेजी से नहीं करा रहा, मैं इन चीज़ का डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ अपनी पुरानी क्लास में। तो आप लोगों को लग रहा है अगर मैं तेज करा रहा हूँ तो आप इस क्लास को इग्नोर करके कुछ पहले ये जो बातें हैं इसको आप आगे करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पुरानी क्लास में इसको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आगे मैंने बताया था महाद्वीपीय द्वीप कौन से होते हैं। ये आपको मैंने बताया था कि महाद्वीपीय द्वीप वो द्वीप होते हैं जो किसी महाद्वीपीय टेक्टोनिक प्लेट का हिस्सा हो, जो किसी महाद्वीपीय टेक्टोनिक प्लेट का हिस्सा हो। आइए दिखाता हूं एक चित्र के माध्यम से। देखिए, भारत जब पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा हुआ करता था, धीरे धीरे वो ऊपर की ओर बढ़ने लगा। आपको मैंने बताया था कि पूरे विश्व में क्या हुआ करता था, पूरी दुनिया जो थी वो एक भूखंड के रूप में थी जिसको पेंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? उसको पेंजिया कहा जाता था। अचानक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कारण उसमें कुछ उथल पुथल हुई और पृथ्वी दो भागों में टूट गई, यानी पृथ्वी का भूखंड दो भागों में टूट गया, और जो ऊपर वाला भाग था उसको अंगारा लैंड या यूरेशिया के नाम से जाना गया। ठीक है, और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहा गया। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा हुआ है कि भारत प्राचीनतम भूखंड की दृष्टि से भारत किस भूखंड का हिस्सा रहा है, तो ये आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है आपका गोंडवाना लैंड। अब आप ये सोचोगे सर हमारा भारत तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, हमारा भारत तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, तो सर ये कैसे हो पाया कि हमारा भारत गोंडवाना लैंड का भाग है? दोस्तों, वो पहले नीचे था, गति करते हुए धीरे धीरे ऊपर पहुंच रहा है। तो ये जो श्रीलंका भाग है, श्रीलंका कहीं ना कहीं भारतीय प्लेट का अंग है। श्रीलंका जो है वो भारतीय प्लेट का अंग है, इसलिए मैंने आपको बताया कि जो कभी किसी एक प्लेट का अंग रहा हो वो क्या कहलाएगा? आपका द्वीपीय महाद्वीपीय द्वीप कहलाएंगे। ठीक है, देखिए श्रीलंका ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जा रहा है। जैसे ही यूरेशियन प्लेट से टकराता है, तो वो जब यूरेशियन प्लेट से टकराएगा ऐसे ही हिमालय का निर्माण होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, ये आपके सामने आ चुका है। दूसरा, महासागरीय द्वीप कौन से होते हैं? महासागरीय द्वीप जैसे आप कह सकते हो ये हमारे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो द्वीप हैं ये महासागरीय द्वीप हैं। महासागर मतलब अचानक पृथ्वी की आंतरिक गतिविधि के कारण, पृथ्वी जो आंतरिक गतिविधि है उसमें जल के अंतर्गत एक ज्वालामुखी उद्गार होता है, और ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो लावा बाहर निकलता है, उस लावा के जमने से कोई भूमि अगर जल के ऊपर दिखाई देने लगी तो उसको कहते हैं महासागरीय द्वीप। जैसे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कहने को तो जो कुछ भूगोलविद हैं वो ये बताते हैं कि ये जो अराकान योमा की जो पहाड़ियां हैं उन्हीं का ही एक हिस्सा रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आगे की ओर रुख करते हैं। क्या है हमारा आगे का? भारतीय द्वीप समूह। तो अगर भारतीय द्वीप समूह की बात करूं दोस्तों, तो भारतीय द्वीप समूह में आपको 1206 द्वीप के करीब मिलेंगे। कितने द्वीप मिलेंगे आपको? 1206 द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। 1206 द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो ज्ञात द्वीपों की बात करूं, अगर मैं आपके सामने ज्ञात द्वीपों की बात करूं जिनका पता चल चुका है हमें, उनकी बात करूं तो वो हमारे कितने हैं? केवल 247 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं दोस्तों? 247 द्वीपों की हम लोग बात करते हैं। उनमें से 36 द्वीप आपके लक्षद्वीप द्वीप समूह में, और आपके बाकी जो द्वीप हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। चलिए देखिए, चलो दोस्तों आगे की ओर रुख करते हैं। ये आपका भारतीय द्वीप समूह को मैं आपको बता चुका हूं। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये आप समझ सकते हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह है, ये आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह है। ठीक है, और ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस तरीके से द्वीपों का निर्माण है भारत के परिप्रेक्ष्य में। भारत के परिप्रेक्ष्य में यानी ये बंगाल, ये कहाँ है दोस्तों? ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी। अब दोस्तों खाड़ी क्या होती है भाई, आपको बताइएगा खाड़ी क्या होती है, ये आपकी जानकारी के लिए पता होना बहुत जरूरी है। खाड़ी एक ऐसा जल, एक ऐसा मतलब तीनों ओर स्थल से घिरा हुआ जल खाड़ी कहलाता है। जबकि तीनों ओर जल से घिरा हुआ स्थलखंड प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे भारत यानी तीनों ओर पानी से घिरा है तो ये आपका प्रायद्वीप कहलाएगा, लेकिन अगर तीनों ओर जल स्थल से घिरा हो तो आपका खाड़ी कहलाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ से इधर से घिरा है, इधर से भी घिरा है और ऊपर से भी घिरा है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका बंगाल की खाड़ी कहलाती है, यानी बे ऑफ बंगाल इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लक्षद्वीप द्वीप समूह है जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की ओर रुख करते हैं। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। चलिए भी आगे हो जाइएगा, एक स्लाइड आगे की ओर चलते हैं तो आपको बेहतर पता चलेगा।
बिल्कुल, बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है और हिंद महासागर का पूर्वी भाग है। बिल्कुल सही बात है अमित रेगवार जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से। फिर बात कुमार जी कह रहे हैं लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, लाइक एंड शेयर करते रहेगा। हो सकता है जो लोग हमसे पहले जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को मैंने पहले पढ़ा दिया है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन दोस्तों कभी कभी पुरानी बातों को याद करना भी जरूरी होता है। पुरानी बातों को आप लोग इग्नोर ना करें, भूलें ना। चलिए देखिए, दूसरा मैंने बताया तो आपको कावर्ती द्वीप, जो एक लक्षद्वीप द्वीप समूह है। लक्षद्वीप द्वीप समूह में आपको देखने को मिलेंगे कावर्ती है, सोहेली, अगाता है, ये बंगाली है, या आप कह सकते हैं आंध्रोथ ग्रुप है, और सबसे बीच में जो इसकी स्थिति है वो कावर्ती है, जो कि लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी है। ठीक है, ये लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी है, ये आप देख सकते हैं। ये कौन सी है? कावर्ती। ठीक है, ये आप यहाँ से लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता हुआ, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता हुआ, मैंने बताया था एक चैनल है। बताइए कितने डिग्री चैनल है, ये आपको बताना है। बताइए, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता हुआ एक चैनल है, वो कितने डिग्री चैनल है आपको बताना है। तिरुपति गौर जी, बिल्कुल। अमृता जी, ओके, थैंक यू सो मच। क्या लिख रहे हैं आपस में? अमृता रेगवार जी, द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पायल रानी जी, यस सर, थैंक यू सो मच। और लोगों को जोड़ लीजिएगा भाई, जितना ज़्यादा आप लोगों को और लोगों को जोड़ोगे उतना ही ज़्यादा क्लास में आनंद आने वाला है। ये बात अलग है, थोड़ा सा आज मैं फिजिकली अनफिट महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। आप चिंता ना करें, ऐसे ही आप लोगों के साथ बना रहूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक स्थिति आपको दिखाई थी। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय द्वीप एवं द्वीप समूह के जो अन्य द्वीप हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी आज की क्लास। अब तक जो हमने करा वो थोड़ा सा रिविजन था, जिसको करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे की कहानी को और रुक करते हैं। इसमें हम बात करेंगे इंग्लिश, क्या लिखा आ गया भाई ऊपर? भाई ये कहाँ से लिखा आ गया? ये इंग्लिश पेडागोजी नहीं है भाई, थोड़ा सा भाई मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी है। क्या है दोस्तों? इंडियन ज्योग्राफी की हम लोग बात कर रहे हैं, और इंडियन ज्योग्राफी का ये लेक्चर नंबर आपका रहेगा 9। इसमें हम बात करने वाले हैं किसके रूप में दोस्तों? बात भारत के अन्य प्रमुख द्वीप समूह के बारे में। यानी लगभग हमने भारत के द्वीप समूह को और द्वीपों को बात कर ली थी, लेकिन कुछ ऐसे द्वीप हैं जिनको भी जानना जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना आप ये कहेंगे कि सर आपने ये नहीं बताया था, वो नहीं बताया था, और एग्जाम में आ गया। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं। चलिए अब आप बात कर लेते हैं ऐसे कौन से द्वीप हैं जिनको और भी जानना जरूरी है। द्वीपों का बात देख कर लेते हैं। यहाँ ये जो द्वीप आपको दिख रहे होंगे, शायद नहीं भी दिख रहे हो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आपके जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला जो द्वीप है, ये मैंने यहाँ शो कर दिया है। और दूसरा ये निकोबार द्वीप समूह नीचे वाला, ये ऊपर वाला यहाँ है, और नीचे वाला इस तरीके से आप इसको देख सकते हो एक चित्र के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ ऐसे द्वीपों के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। हमने देखा सारे द्वीपों के बारे में बात कर ली हमने, सारे जो लगभग जो महत्वपूर्ण द्वीप थे उनके बारे में बात कर ली, लेकिन कुछ ऐसे द्वीप थे जिनको जानना जरूरी था, जैसे न्यू मोरे द्वीप। न्यू मोरे द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कई बार बहुत ज़्यादा तनातनी देखने को मिली है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवादित द्वीप है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा था कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवादित द्वीप कौन सा है? भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवादित द्वीप कौन सा है? तो ये आपसे पूछा था कौन सा है? आपका न्यू मोरे द्वीप। कौन सा है दोस्तों? न्यू मोरे द्वीप है। और दोस्तों एक बात और आपको बता दूं कि वर्तमान में इसके झगड़े की जड़ ही खत्म हो गई है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये द्वीप ऑलरेडी ही आप वर्तमान समय में अगर देखें तो ये जलमग्न हो चुका है, ये जल में लीन हो चुका है, यानी इसका जो अस्तित्व है वो खत्म हो चुका है। जब किसी का अस्तित्व नहीं रहता तो उसकी लड़ाई किस काम की? ठीक है, तो यहाँ पर अब भारत और जो बांग्लादेश है वो एक दूसरे की लड़ाई को थोड़ा शांत कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर लड़ाई कर रहे थे वो मुद्दा ही नहीं रहा, तो लड़ाई किस बात की? ठीक है, पारीकूद द्वीप है जिसको लेकर हम बात करेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बताता हुआ चलूंगा साथ साथ आपको। और एक महत्वपूर्ण द्वीप है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, वो है आपका श्री हरिकोटा द्वीप। कहाँ पड़ते हैं दोस्तों? ये आपके उत्तरी हाँ बिल्कुल, देखिएगा ये आपके पड़ते हैं दक्षिणी पूर्वी भाग में। कौन से पड़ते हैं? दक्षिणी पूर्वी भाग में। अगर आपको पूछ ले खाड़ी या सागर के हिसाब से तो ये पड़ते हैं बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पड़ते हैं? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल।
ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं, श्री हरिकोटा द्वीप। और यही वो द्वीप है जहाँ से हमारा इसरो सैटेलाइट को लॉन्च करता है, यहाँ से ही हमारी मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। और ये बहुत ज़्यादा आजकल चर्चाओं में है। क्यों चर्चाओं में है? दुनिया का एक ऐसा अंतरिक्ष केंद्र जिसने सबसे ज़्यादा कम खर्चे में, बहुत तो नामात्र के खर्चे में सैटेलाइट को अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से वहां पहुंचा है जहां उनको पहुंचना चाहिए। और लोग, अमेरिका जैसी कंट्री ने भी हमसे, रूस जैसी कंट्री ने भी हमसे इसके माध्यम से अपने सैटेलाइट अपने प्रक्षेपण केंद्र में उतारे हैं। ठीक है, देखिए पम्बन द्वीप। और दूसरा आता है आपका पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप कौन सा है, इस बात को भी जानना जरूरी रहेगा कि पम्बन द्वीप क्यों जरूरी है। पम्बन द्वीप इसलिए जरूरी है, कई बार पूछ लेता है कि उस द्वीप का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका के मध्य पड़ता हो। उस द्वीप का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका के मध्य पड़ता हो। तो दोस्तों वो कौन सा द्वीप है आपका? पम्बन द्वीप। इसको रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? रामेश्वर द्वीप के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसको मैं और भी बेहतर तरीके से चित्र के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को क्लियर कराऊंगा कि जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर श्रीलंका आपको देखने को मिलेगा, श्रीलंका से अलग करता है। यहाँ पर पाक जल संधि में मन्नार की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो सारी बात आपको बताऊंगा। ये कावरती और मिनिकॉय द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये भतकाल द्वीप है जो कि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, एक आता है आपको सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप क्यों जानना जरूरी है? सालसेट द्वीप इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि सालसेट द्वीप ही ऐसा द्वीप है जिस पर भारत की फिल्मी नगरी यानी मुंबई बसी हुई है। समझ रहे हैं ना बात को दोस्तों? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फिल्मी नगरी मुंबई किस द्वीप पर स्थित है तो वो सालसेट द्वीप है। और सालसेट द्वीप को जो अब मैं इतिहासकारों के हिसाब से देखूं तो वो दान किया हुआ एक द्वीप है। किस काल में है उसको बिल्कुल बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने रखूंगा। ठीक है, यहाँ पर द्वीप है और ये दमन है। इसको लेकर मैंने एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया था आप सभी लोगों के सामने कि एमसीक्यूज में द्वीप किन मतलब कहाँ पर बसा हुआ है, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच मैंने पूछा था। ठीक है, एक आपका आलियावेट है, खलियावेट है, इनको आप पूछ रहे था, ज़्यादा इनसे संबंधित पूछता नहीं है। ये पूछता है कि जो आलियावेट द्वीप समूह है या खलियावेट द्वीप समूह है या वो कहाँ पर स्थित है। तो आपको आंसर करना है खंबात की खाड़ी में। कौन सा आंसर दोस्तों? खंबात की खाड़ी में। ये आपकी खंबात की खाड़ी है। यहाँ वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो ये आपका खंबात की खाड़ी है। ठीक है, खंबात की खाड़ी अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है और दिया हुआ है अरब सागर तो आपको ऑप्शन लगाना है अरब सागर। कौन सा लगाना दोस्तों? आपको ऑप्शन लगाना है अरब सागर। देख आपको यहाँ देख सकते हो प्रटान द्वीप है, नौरा द्वीप है, खादिर द्वीप और आपका पांचर द्वीप है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों थोड़ी सी और जानकारी देता हूँ। ये आपका नारकोंडम द्वीप है। नारकोंडम द्वीप क्या है? देखो ये नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में स्थित एक ऐसे द्वीप हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं का विषय रहे हैं। ठीक है, ये आपका इंदिरा पॉइंट नीचे आप देख सकते हो, इंदिरा पॉइंट यानी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में ये मिलता है। और जो भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट दक्षिण अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर इसको देखा जाता है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं, जो जिसकी कहानी मैंने अब तक आपको बताई है उनको थोड़ा सा पिक्चराइज तरीके से, उनको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं रामेश्वर द्वीप की। किसकी द्वीप की दोस्तों? रामेश्वर द्वीप की अगर मैं बात करूं आप सभी के सामने तो रामेश्वर द्वीप या पम्बन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अभी मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपको दे दूंगा। जो लोग चाहते हैं सर आपको पीडीएफ इसकी दे दीजिएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा लेकिन पूरा डाटा नहीं मिलेगा। ठीक है, रामेश्वर द्वीप या पम्बन द्वीप भारत के प्रायद्वीपीय भाग और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अभी मैंने क्या बताया दोस्तों, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ वो, और नीचे जो श्रीलंका है वो, उन दोनों के बीच ये पर यहाँ ये स्थित है। ठीक है, द्वीप भारत का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। और इसका प्रशासन तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले के अधीन आता है। कि इसका प्रशासन जो आता है, कौन इसका प्रशासनिक अधिकारी होते हैं? तो ये तमिलनाडु के जो रामनाथपुरम जिला है उसके अंतर्गत ही आता है। चलिए ठीक है दोस्तों, देखिए आगे मैं बताऊँ आता है रामेश्वरम नामक हिंदू तीर्थ स्थल है। जो रामेश्वरम मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। हिंदू तीर्थ स्थल इसी द्वीप पर स्थित है। ये महत्वपूर्ण बात थी आपकी किससे संबंधित? ये महत्वपूर्ण बात थी आपकी रामेश्वरम द्वीप से संबंधित। चलिए अब आगे बात करता हूँ इससे संबंधित। ये आपको चित्र के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि रामेश्वर द्वीप कहाँ से कहाँ तक है, देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों ये हमारा भारत है, ये आप देख सकते हो, ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत है। ये कौन सा भारत है? ये प्रायद्वीपीय भारत है। और ये श्रीलंका जो आप देख रहे हो
ये वो श्रीलंका है जो भारतीय प्लेट का एक हिस्सा रही है, ठीक है, जो भारतीय प्लेट का एक हिस्सा रहा है ये श्रीलंका है। और इन दोनों को जोड़ने वाला यहाँ से आप देख सकते हो, ये जो जोड़ने वाली जो आपको दिख रही है संधि, इसको बोलते हैं पाक जल संधि। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको पाक जल संधि के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों लाइक और शेयर करते रहेगा, अधिकतम बच्चों को जोड़ने का काम करें, क्योंकि जितना आप सभी लोगों को जोड़ने का काम करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से हम आपके सामने बात को रख पाएंगे, उतना ही आनंद क्लास के अंतर्गत आने वाला है। संजय कुमार जी कह रहे हैं अमृता जी जय भीम नवोदय श्री हरिकोटा में है सर, बिल्कुल सही बात है। अमित रेगवार जी, अमृता जी आपको नॉलेज बहुत है, क्या बात है, बहुत तारीफ कर रहे हो आजकल आप। द्रौपदी गौर जी कह रहे हैं हेलो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं क्या आप लोग। रामेश्वर द्वीप हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, बिल्कुल तमिलनाडु के रामेश्वर जिले में स्थित है, बहुत बढ़िया। अमित रेगवार जी कह रहे हैं रामेश्वर चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिणी पूर्व है, क्या बात है अमित रेगवार जी, आपकी नॉलेज भी काफ़ी नॉलेजेबल है, मतलब बेहतर तरीके से। आप सोनिया सैनी जी हमसे जुड़ चुकी हैं, सोनिया जी स्वागत है। मधु कुमार जी नाइस क्लास सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों और भी क्लास बेहतर होगी अगर आप इसको लाइक शेयर करते रहोगे, दूसरे लोगों को भी जोड़ने का काम करें, ठीक है, बिल्कुल सोनिया जी। चलिए मैं आपको इसकी जानकारी और देता हूं। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो है आपकी पाक जल संधि है या मन्नार की खाड़ी यहीं पर है, और इसको बेहतर तरीके से स्पष्ट करने के लिए आपके सामने और दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हो ब्रिज ऑफ पम्बन, यानी पम्बन ब्रिज ये वाला यहाँ पर है। आपको शायद अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा, मैं आपको लिख रहा हूँ। ये आपका रामेश्वरम है, यहाँ जो है आपका रामेश्वर है, ये आपका पम्बन द्वीप है। और ये आप देख सकते हो अंडर वाटर कोरल ब्रिज, एडम्स ब्रिज, जो आपका आदम का पुल है, आदम का पुल यहाँ पर है। यानी सबसे ज़्यादा अगर सबसे करीब पूछ लिया जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो सबसे पहले पम्बन द्वीप पड़ता है, उसके बाद रामेश्वर द्वीप पड़ता है, और उसके बाद जो पड़ता है आपका आदम का पुल पड़ता है, यानी आदम ब्रिज आपके सामने दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं सर आपसे ज़्यादा नहीं, बट नॉलेजेबल है, थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, मेरे से ज़्यादा हो ना हो, लेकिन आपका नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। आप सिंसियर हैं, लगातार मेरी क्लास में बने हुए रहते हैं, बिल्कुल। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा है, बिल्कुल सही बात आपने कही है। चलिए दोस्तों आगे की ओर रुख करते हैं। कुछ ऐसी धार्मिक बातें हैं जिनको भी जानना जरूरी है। ऐसा बताया जाता है कि रामायण काल के दौरान जब सीता का हरण करके रावण सीता माता का हरण करके जब रावण लेकर गया था, तो श्रीलंका तक पहुंचने के लिए कोई द्वीप, मतलब कोई पुल तो था ही नहीं। उस दौरान एक पुल का निर्माण करना था, तो नल और नीर, रामायण काल के दौरान नल और नीर के माध्यम से वो जिस पत्थर को फेंक देते थे उनको तैरने लग जाता था। उन्होंने हर पत्थर पर राम लिखा और उसको उसमें फेंक दिया, ठीक है। तो बताते हैं, हिंदू धर्म बताते हैं कि ये रामायण काल के दौरान श्री रामचंद्र के लिखे हुए पत्थरों पर, श्री रामचंद्र के नाम लिखे हुए पत्थरों के द्वारा बना हुआ एक पुल है। हालांकि इतिहासकार इस बात को नकारते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि यही कहती है। चलिए अब मैं कुछ ऐसा आपको पत्थर दिखा रहा हूँ। देखिए ये जल, ये पत्थर है, आप जो देख रहे होंगे, और ये जल में क्या कर रहा है, ये तैर रहा है। ये जल में क्या कर रहा है, तैर रहा है। तो कुछ ऐसे ही पत्थर हुआ होंगे उस समय पे। चलिए बिल्कुल गुड संजय कुमार जी, मंथन, बिल्कुल बढ़िया। चलिए अब आपके मुझे कमेंट दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अरे चलिए अब आपके क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू सो मच। रामेश्वर द्वीप, बिल्कुल। चलिए अब ये मैंने आपको कुछ एक ऐसा पत्थर दिखाया, हर चीज़ को मैं आपको डेमो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। आइए चलते हैं एक ऐसे चित्र की ओर जिस चित्र को देखकर आपके मन के जो तार हैं वो खुश हो जाएंगे और आपका मन लगेगा कि यार कहीं ना कहीं ऐसी जगह घूमने के लिए जाना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने जो बताया था आदम का पुल, वो ये वही आदम का पुल है। ये पम्बन ब्रिज जो सबसे पहले पड़ा था, पम्बन ब्रिज, ये वो ब्रिज है। और इस पम्बन ब्रिज की एक खासियत है, वो क्या खासियत है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब इसके नीचे से ये कोई नौका गुजरती है, कोई जहाज गुजरता है, तो ये फोल्ड वाला है, ये ऐसे खुल जाता है, ये ऐसे खुल जाता है। अभी आपको वो भी चित्र में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और ये कई बार ऐसा होता है जब इसके ऊपर से ट्रेन गुजरती है तो पूरा का पूरा जलमग्न हो जाता है। और कुछ लोग जो यहाँ से घूम कर आए हैं, हालांकि मुझे अभी तक मौका नहीं मिला यहाँ जाने का, लेकिन मौका मिला तो जरूर जाएंगे। बहुत ही शानदार दृश्य होता है वहाँ का, बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। यानी ऐसा बताते हैं कि पूरी जो रेलवे लाइन है वो पूरी जलमग्न हो जाती है और बहुत ही भयानक दृश्य होता है, ठीक है।
चलिए कुछ और आगे की देखिए, मैं आपके सामने ही बता रहा हूँ कौन सी ऐसी बात है। ये जैसे कोई नाव, जैसे कोई नौका इसके नीचे से गुजरती है तो ये ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाता है, ये ऊपर की तरफ ऐसे खुल जाता है, और यही आपका एडम ब्रिज, ये मतलब पम्बन ब्रिज। और इससे आप संबंध आपको पूछ लेता है कि उस ब्रिज का नाम बताया जो फोल्डेबल है, जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो कौन सा है दोस्तों? वो है आपका पम्बन ब्रिज। ठीक है दोस्तों, आपको चित्र के माध्यम से भी वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आपको शेयर करा रहा हूँ बिना किसी पैसे में। आप लोगों को लगेगा कि जैसे वाकई पम्बन द्वीप पे घूम रहे हैं, जैसे मन्नार की खाड़ी हमारे सामने हो, जैसे आदम का पुल आपके सामने हो, बिल्कुल ऐसे ही आपके सामने मैं सारी चीज़ें पेश कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। दोस्तों अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करते रहें, लाइक एंड शेयर बनता है। क्या लिख रहे हैं जी अनिता जी? आप बहुत भाई अमित रेगवार जी, माइंड योर ओवन बिजनेस, सो प्लीज आई पर्सनल रिक्वेस्ट यू डोंट इंटरेक्ट टू ईच अदर ड्यूरिंग द क्लास, यानी क्लास के दौरान यार आप लोग इस तरह की हरकत ना करें। अब मैं समझता हूँ यार इतने बुद्धिजीवी प्राणी होने के बावजूद भी आपस में क्या यार किसी के बारे में क्या पूछना, क्या समझे? आप लोग जिस उद्देश्य के लिए आए हो उस उद्देश्य को पूरा करो, दुनिया आपके पास खुद आएगी। मैं यकीन मानिएगा, बहुत ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा उम्र दराज तो नहीं हूँ, लेकिन जितना भी हूँ आपसे ज़्यादा हो सकता हूँ, ये नहीं भी हो सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। आई होप कि मुझे आपकी बात, मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यस सर, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं श्री हरिकोटा द्वीप के बारे में। किसके द्वीप के बारे में दोस्तों? श्री हरिकोटा द्वीप। इस हरिकोटा द्वीप को क्यों जानना जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को समझ लीजिएगा। श्री हरिकोटा भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश के तट पर बसा हुआ द्वीप है। यह भी कई बार पूछा हुआ है कि श्री हरिकोटा द्वीप भारत के किस क्षेत्र पे बसा हुआ है, भारत के किस क्षेत्र में श्री हरिकोटा द्वीप बसा हुआ है? तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश के, किसके? आंध्र प्रदेश के तट पर बसा हुआ है, आंध्र प्रदेश के तट पर बसा हुआ है, ये आपको आंसर करना है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें जो भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, केवल एकमात्र, जो जिसको नाम है क्या? सतीश धवन। क्या है दोस्तों? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी यहीं पर स्थित है। ये बात भी कई बार टेक्निकल डिपार्टमेंट पूछ लेता है कि भाई भारत का अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वो कहाँ है? वो भी यहीं पर है। ठीक है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा प्रयोग किया जाता है, यानी इसरो के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? इसरो के द्वारा, जिसको क्या करा जाता है? प्रयोग किया जाता है। बहुचरण रॉकेट जैसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है, भूत कल्याणकारी या उपग्रह प्रक्षेपण यान, या कोई भी सैटेलाइट कह सकते हो, सैटेलाइट हो, मिसाइलें हो, यानी सभी से के द्वारा लॉन्च की जाती है। और ये भारत का एकमात्र ऐसा प्रक्षेपण केंद्र है जिसके बारे में आप जितना पढ़ लो उतना कम। ठीक है, कह सकते हैं कि दुनिया, भारत के सबसे ज़्यादा तेज दिमाग वाले व्यक्ति, भारत के सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी प्राणी यहीं पर अपना दिमाग लगाते हैं, यहीं पर वो ये देखते हैं कि हाँ यार हमें कैसे चांद के बारे में पता लगाना है, उस चांद के बारे में, जिस चांद के बारे में आप बहुत बार झूठ बोलते हो, नहीं बोलते क्या? बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो। मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, आप तो बिल्कुल चांद के जैसी लगती हो। अपनी महबूबा के बारे में, अपनी प्रतिमा के बारे में बहुत सारे ऐसे झूठ उनके सामने बोल देते हो। वो भोली भाली प्रतिमा आपकी बात को नहीं समझ पाती। धोखेबाजो, ऐसी मत करो ऐसी बातें। ठीक है, प्यार करो तो सच्चा। चलिए दोस्तों चलते हैं। चलिए दोस्तों, कहने के बाद लगा के चलते हैं कि ये जो द्वीप है वो कहाँ पर बसा हुआ है, थोड़ा सा मैप के माध्यम से देख लेते हैं। जब मैंने इसको मैप के माध्यम से देखा, जब मैंने इसको गूगल मैप के माध्यम से देखा तो कुछ ऐसी तस्वीर हमारे सामने निकल कर आई। यानी हम देख रहे हैं ये आपका कहाँ, सेलरूपेटा जो जगह है, यहाँ से ये इधर की ओर स्थित है। और एक बात बेहतर आपके लिए बता दूं, जब कोई मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है, जब किसी मिसाइल को अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से मतलब आसमान की ओर, ब्रह्मांड की ओर भेजा जाता है, तो यहीं से सारी सैटेलाइट को देखा जाता है। ऐसा नहीं कि जहां से छोड़ा जा रहा है वहीं से सब कुछ देखे जा रहा है। ठीक है, तो यहीं से देखा जाता है दोस्तों, यही वो जगह है। समझ में बात आ रही है? नहीं तो आपको चित्र के माध्यम से भी और आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी और इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। सचिन कुमार जी कह रहे हैं वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, तो सभी स्वीकार करें वेरी गुड मॉर्निंग। अमृतन, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन सर, थैंक यू सो मच। यहाँ के अध्यक्ष के सिवान है, क्या बात है, ये होता है करंट अफेयर्स से जागरूक रहना। संजय कुमार जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो इसरो है, इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? के सिवान को नियुक्त किया गया है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग कैन साहब, थैंक यू। त्रिपति गौड़ जी वेरी गुड मॉर्निंग। सचिन कुमार कैन जी स्वीकार करें आपस में, ये हमारे सचिन कुमार कैन साहब हैं, जो आपको ये देखिएगा जैसे ही आप कभी आपको मौका मिले अगर वहाँ जाने का, तो ये बोर्ड आपको देखने को मिलेगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम सार के नाम से भी पुकारते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी सार। ठीक है, SHAR।
ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी बातें आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो रही होंगी। और जैसे ही आप एग्जाम के टाइम पे बैठे हुए होंगे, जैसे ही आपके सामने एग्जामिनेशन पेपर आएगा, तुरंत अतुल कुमार सर की वो क्लास याद आएगी, वो चित्र याद आएंगे, वो फोल्डेबल आपको पुल याद आएगा, वो बोर्ड दिखाई देगा अंतरिक्ष सतीश धवन केंद्र वाला, और वो आपको इमेज दिखाई हुई सारी यादें आएंगी जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, चलिए दोस्तों लाइक और शेयर करते रहिएगा। जितना लाइक और शेयर करोगे उतना ही बेहतर तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन दे पाऊंगा, क्योंकि हम भी मोटिवेट होते हैं, हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सपोर्ट से। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आपका क्या कमेंट आ रहे हैं। 2.4 बिल्कुल, क्या कह रहे हैं आशीष कुमार करंट अफेयर्स हमसे जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ और लोग भी मेरे से जुड़े हुए हैं नहीं लग गई। इसको वीडियो को शेयर करूँगा, फोन करूँगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ लीजिएगा। इसरो हमारे देश की एक ऐसी संस्था है, कैसी संस्था है दोस्तों? इसरो हमारे देश की एक ऐसी संस्था है, कैसी संस्था है दोस्तों, जहां देश के दिमागों का जमाड़वाड़ा है। देखो ठीक है ना, कैसा है दोस्तों, जहां देश के दुनिया भर के जो दिमाग वाले रखने वाले व्यक्ति हैं उनका क्या है, जमाड़वाड़ा है, जिसने भारत को दुनिया के अन्य देशों से आंखें मिलाने का आत्मविश्वास दिया है। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, बहुत बेहतर बात है। एक ऐसा देश, एक ऐसा केंद्र जिसके माध्यम से हम अमेरिका को कह सकते हैं कि तुम्हें हमारी जरूरत पड़ी, आपने अपनी सैटेलाइट को हमारे अंतरिक्ष केंद्र से भिजवाया। बात समझ में आई नहीं? रूस को हमारी जरूरत पड़ी, किसके माध्यम से? हमारे उन बुद्धिजीवी प्राणियों के माध्यम से जिन्होंने इस अंतरिक्ष केंद्र में बैठकर वो सारे कारनामे कर दिखाए, चांद पर अपने जो सैटेलाइट तक भेजी, बाहर तक से, यानी वो सारी जानकारी उपलब्ध कराई जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, देखिए इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान ने हाल ही में अंतरिक्ष में, देखो 20 नहीं, हालांकि 20 पहली जानकारी है, 101 के करीब कितने सैटेलाइट भेजी हैं, जिसमें रूस भी है और अमेरिका भी है। ठीक है, यही रहा आपका दुनिया में सुर्खियां बटोरने का कारण। क्यों रहा यार? एक ऐसा देश जिसको अभी विकसित भी नहीं कहा जा सकता, क्या नहीं कहा जा सकता दोस्तों, जिसको विकसित भी नहीं कहा जा सकता, उस देश ने ऐसा कार्य कर दिखाया जो शायद ही कोई दुनिया का चौधरी कहा जाने वाला, दुनिया का मालिक कहा जाने वाला अमेरिका, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वो दो देश रूस और अमेरिका जो वो नहीं कर पाए, वो हम करके दिखा रहे हैं। ठीक है, इसरो के परफॉर्मेंस में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अहम भूमिका रही है। इसकी स्थापना साल 1969 को, कब हुई दोस्तों? साल 1969 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हुई थी। समझ में आ गया दोस्तों? साथ ही साथ में चीज़ों को जोड़कर बता रहा हूँ, बेहतर तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ। आपका फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें। दोस्तों अभी देख लेता हूँ आप लोग कितने इस वीडियो को देख रहे हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। मैं जितने आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो उतने में सभी के पास इस वीडियो को एक बार और से देख लेता हूँ कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों, और सभी लोगों के पास भी, शायद जिनके पास नहीं पहुंची है उनके पास भी मैंने सभी ये जो वीडियो है वो शेयर कर दी है, और लोग भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत बड़े जीतू मैथ्स एंड इंग्लिश काफ़ी लंबे समय के बाद हमसे जुड़े हैं। जीतू जी स्वागत है आपका, स्वागत है आपके अपने चैनल नित्य क्लासेस में एक बार फिर। इसका गठन बिल्कुल 15 अगस्त 1900, बिल्कुल 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस हमारा 15 अगस्त को ही मनाया जाता है। अमित जी बिल्कुल सही जानकारी आपके द्वारा दी हुई। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को, बिल्कुल सही जानकारी है। राजकुमार सिंह जी हमसे जुड़ चुके हैं। सर आप तो इंग्लिश पढ़ाते हैं। देखिए मैं आपको एक ऐसे टीचर के बारे में बताऊंगा राजकुमार राज जी, जो 25 सब्जेक्ट में एक ऐसे गुरु का चेला हूं जिसने 25 सब्जेक्ट अकेले ने पढ़ाए हैं, और 25 सब्जेक्ट पढ़ाने के बावजूद उसने अपने यहाँ से, हमारे गुरुजी के माध्यम से, उन्होंने भारत में बहुत सारे IAS PCS दिए हैं। 25 सब्जेक्ट अकेले आदमी, और सारे टॉप लेवल के। तो शायद मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊं आपके सामने कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ो तो लगे कि ये बंदा ज्योग्राफी भी बेहतर पढ़ाता है, और जब लगे कि इंग्लिश पढ़ा रहा है तो यार वाकई इंग्लिश भी बढ़िया पढ़ाता है। कोशिश पूरी रहेगी, बाकी आप लोगों का सहयोग रहा तो बेहतर से बेहतर आपके लिए चीज़ें दे पाऊंगा। चलिए दोस्तों, अब आगे की ओर रुख करते हैं। कुछ और बातें जो भारत के संबंध में जाननी बेहद जरूरी है। चलिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट का सफल मिशन लॉन्च किया, विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये सब बात मैं वैसे बता चुका हूँ। चलिए इससे आगे चलता हूँ।
देखिए यहाँ मैं आपको एक ऐसा चित्र दिखा रहा हूँ, एक ऐसे फोटो के माध्यम से आपको शेयर करा रहा हूँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। तो वहाँ से आपको देखिए ये ऐसा लग रहा होगा जैसे आपके सामने ये फोटो हो और आप एक आपने बैठे हुए जैसे दूर से आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हो कि वाकई बहुत बढ़िया सर। बोल्ड विलेजर्स कह रहे हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग मधु कुमार जी। जी सर जी, तो मैथ्स एंड इंग्लिश वेलकम के आपस में बातचीत भी चल रही है, करते रहिएगा, कोई बात नहीं। आपस में भी आपका गुफ्तगू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ समावेशन नहीं रखोगे, समायोजन नहीं करोगे, एडजस्टमेंट नहीं करोगे, तो फिर वो फीलिंग नहीं आएगी जो ऑफलाइन वाली फीलिंग होती है। ठीक है, यानी आप देख सकते हो ये वो अंतरिक्ष केंद्र है और इसको देखो ये मिसाइल ऊपर लॉन्च करने के लिए ले जाई जा रही है वहाँ पर। ठीक है, तो ये वो एक ऐसा फोटो है जो आपको देखने पर ऐसा एहसास दिलाएगा जैसे आप इसको रियल में वहीं देखने के लिए गए हो। ठीक है, अब चलते हैं न्यू मोरे द्वीप की ओर। किसकी ओर दोस्तों? न्यू मोरे द्वीप की ओर मैं रुक करता हूं। दोस्तों लाइक शेयर करते रहिएगा, ये मेरी बार बार गुजारिश नहीं करनी पड़े आपसे। दिल से प्रणाम ऐसे सर को, थैंक यू सो मच त्रिपति गौर जी। चलिए देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में, कौन सी खाड़ी में दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में स्थित कौन सा द्वीप है? न्यू मोरे द्वीप। कौन सा द्वीप दोस्तों? न्यू मोरे द्वीप पानी में डूब गया है। कहाँ? मैंने क्या बताया अभी, इसकी जलमग्न हो गया है, ये जल प्रवान हो गया है, इसको जल ने अपने अंदर समा लिया है, जिस कारण भारत और बांग्लादेश के बीच की झगड़े की जड़ी लगभग समाप्ति की ओर है। इस द्वीप को भारत में न्यू मोरे द्वीप, भारत में क्या कहा जाता है दोस्तों? न्यू मोरे द्वीप या पुरबासा कहा जाता है। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले कि न्यू मोरे द्वीप का अन्य नाम क्या है, तो दोस्तों वो है पुरबासा। क्या है? पुरबासा कहा जाता है। जबकि बांग्लादेश में इसे दक्षिणी तलपट्टी कहा जाता है। बांग्लादेश में क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको दक्षिणी तलपट्टी कहा जाता है, और भारत में इसको पुरबासा और न्यू मोरे द्वीप के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो उसमें अधिकतम लोगों को जोड़ने का काम करें। अधिकतम लोगों को जोड़ेगा कैसे? जैसे आप इस वीडियो को शेयर करेंगे इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, जितने भी आप अकाउंट चलाते हैं, उस सारी चीज़ को खोजने के लिए, मैं समझ रहा हूँ आप लोग मेरी भाषा को समझ रहे होगे, उन सब लोगों को खोजने के लिए जिनको आप अक्सर खोजते हैं, थोड़ा सा उन सब तक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। देखिए सालों से दोनों देश इस महाद्वीप पर अपना दावा करते रहे हैं। देखिए जब एक ही वस्तु और दो लोग दावा कर रहे हो तो झगड़े की जड़ बनेगी। इट इज द बोन ऑफ कनेक्शन, इट इज द बोन ऑफ कनेक्शन कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। जैसे काश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच की झगड़े की जड़ है, ठीक उसी प्रकार ये भी झगड़े की जड़ बन रहा था। कुदरत ने ऐसी कृपा डाली कि इसको जलमग्न करा दिया। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन ने इस मसले का खात्मा कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? खात्मा कर दिया। यानी कुदरत भी नहीं चाहती कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से भारत की तू में हो और हम अपनी शक्ति को ऐसे तुच्छ देश पर खर्च करें जो हमारा सामना ही नहीं कर सकता हो। बोलो भारत माता की जय। बिल्कुल। चलिए भाई, किस डिग्री तो बस एक कागज का टुकड़ा है, असली शिक्षा तो सर आदतों में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आदतों में होनी चाहिए। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी वैज्ञानिक कार्यरत हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग शायद इधर उधर से सर्च करके तो नहीं दे रहे हैं क्या? ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या बात है संजय कुमार जी, बात बिल्कुल सही है। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये गांव से रिलेटेड जो लोग होते हैं, इतनी खूबसूरत भाषा का प्रयोग वो ही कर सकते हैं। ये इनको जानकारी दादी माँ से, दादाजी से जो मिलती है। दोस्तों और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। कोलकाता स्थित जादवपुर विश्वविद्यालय के समुद्र विज्ञान विभाग ने उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आकलन के बाद ये बात कही। कौन सी बात कही दोस्तों? ये बात कही कि समुद्र तल के 200 मीटर ऊपर, समुद्र तल के 200 मीटर ऊपर 3.5 किलोमीटर लंबा, कितना दोस्तों? 3.5 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा ये द्वीप पानी में डूब गया है। ये नई जानकारी सबसे पहले किसने दी दोस्तों? सबसे पहले जादवपुर विश्वविद्यालय ने सबसे पहले जानकारी दी कि जिस द्वीप के बारे में हम और बांग्लादेश लड़ रहे थे, वो द्वीप तो अचानक ही जलमग्न हो गया, ये तो डूब गया है मेरे भाई। इस पर क्यों लड़ रहे हो आप लोग? ठीक है, चलिए अब आगे की ओर रुक करते हैं। क्वेश्चन अब आगे क्या है देखिए, समझिएगा। इसकी लोकेशन आपको बता दूं कहां पर पड़ती है, आप लोगों से पूछ ले जाएगा। ये भारत है और ये भारत का जो ये कहते हैं बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है, बांग्लादेश है। तो ये जो गंगा नदी का डेल्टा और कौन सा नदी का डेल्टा दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, मेघना नदी का, पद्मावती का, हुगली नदी का, इन सब के डेल्टा यहीं पर आकर बनते हैं। तो यहीं पर ये
ये पाया गया है और ये जलमग्न हो गया है। तो आपसे लोकेशन पूछ ले, लोकेशन भी आप आसानी से बता सकते हो, और आपसे कॉन्सेप्ट पूछ ले तो वो भी आसानी से आप बता सकते हो। चलिए दोस्तों, अब आगे की ओर रुख करते हैं, कुछ बेहतर आपके लिए जानेंगे। कि मैंने कुछ और गूगल मैप के माध्यम से सर्च करने का प्रयास करा तो पता चला कि पूछ लेगा कि न्यू मोरे द्वीप से, न्यू मोरे द्वीप के पूर्व में कौन सा राज्य पड़ता है दोस्तों। तो कौन सा राज्य पड़ता है? मिजोरम पड़ता है। कौन सा राज्य पड़ता है दोस्तों? मिजोरम पड़ता है। और इसके ये त्रिपुरा पड़ता है, ऊपर बांग्लादेश पड़ता है, और पश्चिम की बात करें तो वेस्ट बंगाल पड़ता है, यानी पश्चिम बंगाल पड़ता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, बेहतर तरीके से आप लोग बहुत बेहतर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। आशीष कुमार कंठफेर जी आप कह रहे हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अभी बताऊंगा आपको, पड़ोसी देशों की राजधानी, उसकी करेंसी, वहां के शासक, कब उसकी राजधानी का निर्धारण हुआ, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। शायद ही कोई यूट्यूबर्स इतने डीप तरीके से आपको बताए। दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट आई एम प्रोवाइडिंग द बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट फैसिलिटी फॉर यू। डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, बेहतर जानकारी आपको दे रहा हूँ। मेरी वीडियो का कंपैरिजन आप भारत में होने वाले यूट्यूबर्स के बारे में किसी से भी तुलना कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि और यूट्यूबर बेकार पढ़ाते हैं, सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मैं भी अपना 100% आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नारकोंडम। किसकी बात करते हैं दोस्तों? नारकोंडम, जिसको इंग्लिश में नारकोंडम और हिंदी में नारकोंडम के नाम से जाना जाता है। देखिए, नारकोंडम या नरकुंडम अंडमान सागर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? अंडमान सागर में स्थित एक द्वीप है। ठीक है, एक ज्वालामुखी द्वीप है। कैसा द्वीप है दोस्तों? एक ज्वालामुखी द्वीप है। इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं। ये दो द्वीप भारत के ऐसे हैं, एक तो बैरन द्वीप और आपका एक नारकोंडम द्वीप। ये दोनों ही द्वीप कैसे हैं? ये ज्वालामुखी द्वीप हैं। कैसे द्वीप है दोस्तों? ज्वालामुखी द्वीप। तिवारी ज्योग्राफी इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसको पिक्चर के तरीके से पढ़ें, इसको आप मैप के माध्यम से पढ़ें, इसको रटना नहीं है, इसको आंखों के सामने देखना है। आपके अगर आंख बंद भी करके सामने खड़े हैं तो आपके सामने भारत का नक्शा होना चाहिए, पता होना चाहिए। ऊपर जम्मू कश्मीर, नीचे तमिलनाडु, इधर चलोगे तो अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में चलोगे तो गुजरात का गौर माता, वो सारी चीज आंखों के सामने होनी चाहिए। तो आपका ऑलरेडी बेहतर तरीके से ज्योग्राफी होगी। चलिए, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। वंदना मुखी जी हमसे जुड़ चुकी हैं। यस सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संजय कुमार जी, रणनीति और भूगोल मुझे, राजनीति और भूगोल मुझे भी बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। ज्योति यादव जी हमसे जुड़ चुके हैं। राम राम जी, ज्योति जी राम राम, स्वागत है आपका। अमृतानंद तिवारी जी करें वेलकम। वंदना जी बहुत बढ़िया। मधु कुमार जी बेस्ट क्लास, थैंक यू सो मच। दोस्तों, बेस्ट क्लास और तब हो सकती है जब इसको आप बेस्ट बनाएंगे। इसको और आपके मोहल्ले पड़ोस में चाचा ताऊ, भाई बहन, भतीजे, यारे प्यारे दुलारे जितने भी आपके पास हैं, आपके साथ हैं, उन सबको जोड़ लीजिएगा। कह दीजिएगा क्या कहना है आपको कि नित्या क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक ऐसे टीचर अतुल कुमार मसोतिया आपको दे रहे हैं बेहतर से बेहतर फैसिलिटी और बेहतर से बेहतर कंटेंट। चलिए इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। नारकोंडम द्वीप कहां पर है दोस्तों? अंडमान सागर में स्थित है। इसकी मुख्य चोटी कई बार पूछ लेता है, तो वो कौन सी है? समुद्र तल से यानी समुद्र का जो स्तर से, समुद्र स्तर से लगभग 710 मीटर। एक होता समुद्र तल, एक होता समुद्र स्तर। समुद्र स्तर का ऊपर वाला भाग, समुद्र तल का नीचे वाला भाग। ठीक है, 710 मीटर की ऊंचाई पर यह है। और इस द्वीप को अंडमान और निकोबार द्वीप का एक हिस्सा माना जाता है। किस द्वीप का हिस्सा है दोस्तों? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व भाग में ये पड़ते हैं। ये आपको चित्र के माध्यम से बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा चित्र भी आपको। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। प्रसुप्त मतलब कभी उठ रहा है, कभी दब रहा है, कभी उठ रहा है, कभी सो रहा है, कभी जाग रहा है, ऐसा कुछ लगातार जिसमें क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों के लिए बेहतर होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आपके लिए लेकर यही जानकारी इसलिए मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, आपकी बात करें नेक्स्ट क्या है आपका? बैरन द्वीप। दूसरा कौन सा जो ज्वालामुखी, जो सक्रिय ज्वालामुखी वाला है, वो कौन सा है? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप निर्देशांक की बात करें तो ये 12 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 93 डिग्री 51 ईस्ट की ओर पड़ता है। ये आप देख लीजिएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये जो बैरन द्वीप है, यही वो बैरी है जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी केवल भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिणी एशिया का एक सक्रिय ज्वालामुखी, बल्कि दक्षिणी एशिया का एकमात्र ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत में पाया जाता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। जो भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में को फैला है। कहाँ फैला है दोस्तों? 3 किलोमीटर में को ये फैला है। यहाँ का ज्वालामुखी कब फटा था दोस्तों? ये जानकारी समझ लीजिएगा।
यहाँ का जो ज्वालामुखी फटा था वो 28 मई 2005 को फटा था। 28 मई 2005 को फटा था और तब से लेकर आज तक, तब से अब तक इससे लावा निकल रहा है। तो इससे लावा निकल रहा है, इसका मतलब ये लगातार सक्रिय रहा है, इसलिए इसको सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनिक आइलैंड के नाम से इसको जाना जाता है। समझ में बात आई? हैव यू गॉट इट? क्या मैं आपको समझा पाने में सक्षम हो पा रहा हूं? क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? यदि हाँ तो कमेंट में थंब इम्प्रेस करके बताएं। यदि हाँ, यदि आप लोग समझ रहे हैं तो कमेंट में थंब इम्प्रेस करके बताएं कि वाकई क्लास समझ में आ भी रही है, या मैं वाकई कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा आप लोगों का, कहीं आप लोग वैसे ही तो नहीं जुड़े हुए मेरे से। जल्दी बताएं। रोहित कुमार जी हमसे जुड़ चुके हैं। हाय अतुल सर, यू आर बेस्ट टीचर। थैंक यू सो मच रोहित जी, स्वागत है आपका। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी, आप यहाँ तक का सभी लोग क्लियर है या नहीं है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, मोस्ट इंपोर्टेंट, बिल्कुल सही बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बात बता दीजिएगा, समझ में आ रहा है तो थंब इम्प्रेस कर दे, उसके बाद मैं आगे की कहानी स्टार्ट करूँ। बोल्ड विलेजर कह रहे हैं बिल्कुल, थैंक यू। अमित सागर जी कह रहे हैं थैंक यू, बिल्कुल सही बात है, इनको समझ में आ गया है। प्रदीप कुमार जी को क्लियर है, मधु कुमार जी को क्लियर है, वंदना जी को क्लियर है, अमृता जी को क्लियर है। सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से आपकी परफॉर्मेंस आ रही है और मुझे भी बहुत खुशी होती है कि जब आप अपनी प्रतिक्रिया, कहते हैं ना, जब आप बीएड की तैयारी कर रहे होंगे या आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे से लाइव इंटरेक्शन में रहना बहुत जरूरी है, और ये प्रैक्टिकली भी है। अगर आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपकी क्लास में बैठा बच्चा अगर आपसे नजरें मिलाकर बात नहीं कर रहा, वो गली से गुजर रही हुई किसी और को तो नहीं देख रहा, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपसे इंटरेक्शन में नहीं है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे और वो क्लास इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती। ठीक है दोस्तों, लाइक और शेयर करते रहेगा दोस्तों, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आप लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया मुझे दी, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृता जी को पसंद है, तृप्ति गौर जी, सुशील यादव जी, त्रिपति गौर, प्रदीप कुमार, रोहित कुमार, अमृता जी, वंदना जी, मधु कुमारी जी और अमित सागर, बहुत बढ़िया भी। सभी लोग इतने बड़ी मात्रा में मेरे से जुड़े हुए हैं और बहुत बेहतर इस क्लास को आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया आप लोगों की प्रतिक्रिया दी आपने। चलिए मैं एक थोड़ा सा चित्र के माध्यम से आप लोगों को बता देता हूं। मैंने एक आपके सामने एक फोटो लेकर आया हूं, इस फोटो के माध्यम से आप लोग समझने का प्रयास करें कि कहां कहां पर है। देखिए, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी भाग है। कौन सा भाग है दोस्तों? सबसे उत्तरी भाग है। इसको क्या कहा जाता है? आपका उत्तरी अंडमान। क्या कहा जाता है दोस्तों? उत्तरी अंडमान इसको कहा जाता है। इसके नीचे क्या है? ये मध्य अंडमान है, ठीक है, और इसके नीचे क्या है? आपका दक्षिणी अंडमान है। उसके बाद आपका जो ये आप देख सकते हो इंदिरा पॉइंट यहाँ जाके है निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, छोटा अंडमान सबसे। अब इससे देखो मध्य नारकोंडम द्वीप ये रहा, जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र करा। आप चित्र के माध्यम से, मैप के माध्यम से आपको पता होना चाहिए कि सर जिस द्वीप के बारे में बता रहे हैं, जिस लोकेशन के बारे में बता रहे हैं, एक्चुअल में वो लोकेशन पड़ती कहाँ है। ठीक है, तो ये नारकोंडम द्वीप आपके सामने ये रहा और बैरन द्वीप आपके सामने ये रहा। जिन दो के बारे में मैंने बताया आपको, ये आपका नारकोंडम द्वीप है जो इसके पूर्व में पड़ता है, ये मध्य अंडमान के बीच पड़ता है। और भी बहुत सारे द्वीप हैं जिनके बारे में छोटी छोटी जानकारी आपको दे दूंगा। देखिए, यहाँ आपको स्मिथ द्वीप भी देखने को मिलेगा। कौन सा द्वीप दोस्तों? स्मिथ द्वीप, रोज द्वीप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, लैंडफॉल द्वीप आपको देखने को मिलेगा। लैंडफॉल द्वीप जो उत्तरी अंडमान के सबसे ऊपर में है। कोको द्वीप, कोको द्वीप जिसको जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, कोको द्वीप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कोको द्वीप एक ऐसा द्वीप है जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में म्यांमार का हिस्सा है, जिसको कभी पहले बर्मा के नाम से पुकारा जाता था। और जहाँ का एक खूबसूरत शहर है यंगून। कौन सा है दोस्तों? यंगून, जिसको आप कह सकते हो, जो एक गाना बना हुआ है, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, पिया की याद सताती है। तो दोस्तों रंगून शहर वही है जो आपका बर्मा में पड़ता है। चलिए, यहाँ पर एक लौंग द्वीप भी पड़ता है आपका, बटन द्वीप, हावलॉक द्वीप, एवस द्वीप और नील द्वीप। ये बहुत सारे द्वीप हैं तो, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे आपको बताने इतने जरूरी भी नहीं है। चलिए, और पोर्ट ब्लेयर के बीच की अंडमान की राजधानी, बिल्कुल पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में पड़ती है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान पड़ती है और वहीं पर वो जेल पड़ती है जो आपने कयामत मूवी में देखी होगी। कयामत मूवी आप सभी लोगों ने देखी होगी। कयामत मूवी में एक जेल पड़ती है, सेलुलर जेल, जिसको काला पानी के जेल से पुकारा जाता है, जिसको काला पानी जेल के नाम से पुकारा जाता है। वो आपकी जेल यहीं पर पड़ती है, जिसमें अजय देवगन को रखा गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये चित्र के माध्यम से आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। आप देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये है आपका बरन ज्वालामुखी। बरन ज्वालामुखी बहुत बेहतर ज्वालामुखी है, बहुत ही अच्छा ज्वालामुखी है, ठीक है, जिसके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ठीक है, अब चलते हैं सालसेट द्वीप को लेकर। सालसेट द्वीप कौन सा है? तो यह द्वीप भारत के महाराष्ट्र
यह द्वीप सालसेट द्वीप मैंने बताया जिस पर मुंबई, भारत की फिल्मी नगरी मुंबई बसी हुई है, वो कौन सा द्वीप है दोस्तों? सालसेट द्वीप। ठीक है, यह द्वीप भारत के किसके दोस्तों? भारत के महाराष्ट्र प्रदेश में पश्चिम तट पर स्थित एक द्वीप है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित ये एक द्वीप है। मुंबई का एक महानगर जिसको भूतपूर्व में बंबई के नाम से पुकारा जाता था। और थाने शहर, थाने में जो सबसे पहले रेल चली थी, थाने से चली थी। आप बताओ कौन से सन में चली थी, जल्दी। बहुत ही बेहतर, आप लोगों के गाने थाने शहर से चली थी, द्वीप पर स्थित है। और यह केनिया के मिजिंगो और हांगकांग, चीन के एप्ली, चाओ और मालदीव के माले द्वीप के बाद विश्व का 7वां सबसे घनी आबादी वाला देश है, द्वीप है। यानी 7वां सबसे घनी आबादी वाला ये एक द्वीप है। 13वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप बन गया है ये। 13वां कौन से नंबर का दोस्तों? 13वां, यहाँ आ जाएगा। 13वां सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला द्वीप बन गया है। और दूसरा क्या है? ये 7वें नंबर का सबसे घनी आबादी वाला यानी डेंसिटी वाला ये द्वीप है। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लास आपको पसंद आ रही होगी। बिल्कुल 1853, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से रेल की बताया आप लोग। 1853 में चली थी, सही बात है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग माई अ ग्लास ऑफ वाटर। सबसे पहले ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चली थी, बिल्कुल सही बात है। चलिए, यहाँ तक की कहानी भी आप लोगों को समझ में आई होगी। आइए थोड़ा सा चित्र के माध्यम से आप लोगों को बता देते हैं कि ये द्वीप कहाँ पर पड़ता है। तो ये आप देख लेंगे, ये देख लीजिएगा ये देखेंगे न्यू मुंबई, ये नवी मुंबई, इन कई तरीके का आप देख सकते हैं, मेनलैंड। और ये आपका मुंबई सबर्ब, ये आपका कौन सा पड़ता है? ये है आपका सालसेट द्वीप, यही सालसेट द्वीप है। और यहीं पर पड़ता है मुंबई का सबसे खूबसूरत बीच। जैसे गोवा का बीच है, ऐसे मुंबई का समुद्री तट जो पड़ता है वो यहीं पर पड़ता है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में जितनी भी जानकारी मैंने आप लोगों को दी है, ठीक है दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले क्लास में मिलते हैं पूरे दमखम के साथ। ऐसे ही पिक्चर के तरीके से, कॉन्सेप्ट तरीके से आप लोगों के साथ जुड़े रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारा एक छोटा सा काम करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक छोटा सा काम, कौन सा छोटा सा काम अभी बता देता हूँ कि एक तो आपको एक काम करना है, आपको लाइक करना है। क्या करना है? वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दें आप, अगर आप चाहते हैं, अगर एक आप समाज सेवी हैं और दूसरों का भला चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाने का इसका काम करें, ठीक है। तीसरी अगर महत्वपूर्ण बात आपसे कहूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको लगता है कि चैनल पर दी जाने वाली जानकारी अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या कर लें दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको दूसरा जो महत्वपूर्ण काम करना है वो दोस्तों बेल दबानी है, घंटा बजा देना है, वो घंटी बजा देनी है, तभी आपके हमारे नित्य क्लासेस के भगवान जी प्रकट हो पाएंगे, बिल्कुल। वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब प्रकट होकर नित्य क्लासेस पर आने वाले जितने भी देवता थे, देवता मतलब जो आपको ज्ञान दे रहे थे, वो देवता आकर चले जाएंगे। आपको घंटा बगैर बजाए आपको जानकारी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों घंटी जरूर बजाएं, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सेंड करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।